हेलो एवरीवन, एक्स्ट्रा नॉलेज में आपका स्वागत है। तो आज हम आपके लिए जो प्रैक्टिस सेट लाए हैं, इसमें भी आपके समाजशास्त्र के जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में यूजीसी नेट जीआरएफ में क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो क्वेश्चन और उसके साथ साथ उसकी व्याख्या भी देंगे, जिससे कि आपको अगर वो क्वेश्चन या फिर उससे संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसे भी आप आसानी से हल कर पाएँ, यही हमारी उम्मीद रहती है। तो हम आपको ऐसे क्वेश्चन और व्याख्या देते हैं जो कि हो सकता है ज़्यादा समय में कम क्वेश्चन करा पाते हैं, लेकिन आगे आपके आने वाले भविष्य में एग्ज़ाम जब आप देंगे तो बहुत यूज़फुल होगा। तो आप थोड़ा पेशेंस बना के अगर वीडियोस को देखते हैं तो ये आपको आगे जब आप एग्ज़ाम देंगे उस समय आपको लगेगा कि आपने बहुत कुछ, एक क्वेश्चन से 4 आपने क्वेश्चंस का हल किया हुआ है। तो आइए और अब स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। कौन सा नारीवादी सिद्धांत इस विश्वास में अभिलक्षित होता है कि पितृतंत्र महिलाओं के उत्पीड़न का प्रमुख व सार्वभौमिक या सार्वदेशिक कारण है? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया, ये यूजीसी नेट में पूछा गया था। ठीक है, और ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन ए है समाजवादी नारीवाद, ऑप्शन बी है क्रांतिकारी नारीवाद, ऑप्शन सी है उदारवादी नारीवाद या ऑप्शन डी है सांस्कृतिक नारीवाद। कि मतलब जो पितृतंत्र मतलब पिता की तरफ से या पुरुष की तरफ से महिलाओं का उत्पीड़न किया जाता है, ये कौन सा नारीवादी सिद्धांत है? इसे विश्वास मानता था कि पुरुषों की तरफ महिलाओं का उत्पीड़न किया जाता है पुरुषों के द्वारा। तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा ऑप्शन बी सही रहेगा, क्रांतिकारी नारीवाद, जिसे रेडिकल बोलते हैं, फेमिनिज्म। तो ये जो क्रांतिकारी नारीवाद है, इसमें ये बात कही जाती थी कि जो पुरुष प्रधान समाज है ये क्या करता है, ये महिलाओं का उत्पीड़न करता है, ये मानते थे। तो अब आइए समझते हैं समाजवादी नारीवाद क्या होता है, उदारवादी, सांस्कृतिक या पर्यावरणीय नारीवाद, ये सब क्या होता है, इन सब चीज़ों को समझते हैं। और अगर आप ये नारीवादी सिद्धांत जो कि समाजवादी, क्रांतिकारी, उदारवादी, सांस्कृतिक और इको फेमिनिज्म जिसे पर्यावरण, इन सब चीज़ों को अभी इस स्लाइड में पढ़ लेते हैं तो आपके अभी जो आगे क्वेश्चंस आएंगे तो आप काफ़ी कुछ क्वेश्चंस को हल कर पाएंगे। तो बहुत ही ध्यान से इन सब चीज़ों को समझिएगा। तो आइए समझते हैं। देखिए, पहला उदारवादी नारीवाद आया जिसे लिबरल फेमिनिज्म बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या आया, उग्रवादी नारीवाद जिसे रेडिकल फेमिनिज्म बोलेंगे। उसके बाद समाजवादी या मार्क्सवादी नारीवाद आया। ठीक है, और उसके बाद उत्तर आधुनिक नारीवाद जिसे पोस्ट मॉडर्निस्ट, सांस्कृतिक नारीवाद, फिर पर्यावरणीय नारीवाद। तो अब ये समझते हैं सारे कि क्रांतिकारी, सांस्कृतिक नारीवाद, पर्यावरणीय नारीवाद, ये सब लोग क्या क्या चीज़ें फॉलो करते थे, ये क्या इन लोगों का कहना था। ठीक है, इस सिद्धांत में इससे जो भी नारीवाद से जो भी संबंधित थी महिलाएं, उनका क्या कहना था, इन सब चीज़ों को समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं उदारवादी नारीवाद जिसे लिबरल फेमिनिज्म बोलेंगे। तो ये जो नारीवाद था ये क्या करता था, ये महिलाओं को एक वैधानिक या लीगल राइट्स प्रदान करता था। इसमें क्या कहा जाता था, महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार मिलना चाहिए, मतलब जैसी महिलाएं वैसे ही पुरुष। तो ये समान अधिकार वाला जो आपका कहा जाएगा नारीवाद, अगर फेमिनिज्म बोला जाएगा तो उदारवादी या लिबरल फेमिनिज्म के अंतर्गत आएगा। ठीक है, जिसमें महिला और पुरुष समान होंगे। ठीक है, और उसी से संबंधित हैरियट टेलर ने, जो कि जेएस मिल की पत्नी थी, इन्होंने भी बोला था कि जो पुरुष और स्त्री होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। ठीक है, तो हैरियट टेलर ने क्या बोला था, जो कि जेएस मिल की पत्नी थी, इन्होंने बोला था पुरुष और स्त्री एक दूसरे के प्रेरक होते हैं। और हैरियट टेलर जो थी ये उदारवादी नारीवाद से संबंधित थी। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, PDF आप डाउनलोड करके इसे पढ़ लीजिएगा। और हम जो आपको मोटा मोटा है वो समझा दे रहे कि उदारवादी नारीवाद जो कि पुरुष और स्त्री दोनों को समान मानते थे, कि दोनों के अधिकार समान होने चाहिए। ठीक है, और उसी के संबंध में हैरियट टेलर ने बोला था कि पुरुष और स्त्री एक दूसरे के क्या होते हैं, पूरक होते हैं। और एक बुक याद रखिएगा जो कि उदारवादी से ही संबंधित है, नारीवाद से, जॉन स्टुअर्ट मिल, जो कि जिनकी बात हम अभी कर रहे थे, जिनकी पत्नी ने बात कहा है कि पुरुष स्त्री पूरक होते हैं, उनकी एक बुक है द सबऑर्डिनेट ऑफ वुमेन। तो ये बुक पूछी जा सकती है, द सबऑर्डिनेट ऑफ वुमेन किसकी है, जॉन स्टुअर्ट मिल की है। और इसी बुक में इन्होंने बताया था कि महिलाओं और पुरुषों को बराबरी का इन्होंने इसी बुक में समर्थन किया था और बताया था कि जैसे पुरुष में शादी में समानताएं होती हैं, वैसे ही स्त्रियों को भी शादी में स्वतंत्रता, मतलब शादी करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, ये बात कही थी। और उसके अलावा इन्होंने मत देने का अधिकार, जो वोट देने का अधिकार है, ये भी स्टुअर्ट मिल ने इसी बुक में बात कही है।
तथा 1850 के दशक में जे.एस. मिल ने सर्वप्रथम स्त्री के मत अधिकारों की बात कही है कि वोट देने की बात कब कही है, 1850 में सर्वप्रथम। और अगर बात किया जाए प्रथम कौन सा ऐसा देश था जहां महिलाओं को मत अधिकार की व्यवस्था की गई थी, तो न्यूजीलैंड एक पहला ऐसा देश था जिसने 1893 में महिलाओं को मत अधिकार देने की व्यवस्था की थी। उसके बाद अमेरिका में भी 1920 से 19वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे प्रदान किया गया। तो सबसे पहले न्यूजीलैंड में दिया गया था जहां महिलाओं को 1893 में मताधिकार की बात की गई। तो इसका सबसे पहले किस समाजशास्त्री ने, तो जे.एस. मिल ने कहा था, ठीक है। और ये किससे संबंधित है, उदारवादी नारीवाद से संबंधित है, इनकी पत्नी भी, ठीक है। अब आइए समझते हैं रेडिकल फेमिनिज्म या क्रांतिकारी जो फेमिनिज्म है उसके बारे में, या उग्रवादी भी बोलेंगे, उसको समझते हैं। तो उग्रवादी नारीवाद या रेडिकल फेमिनिज्म, तो इसमें जो है ये उदारवादी धारा में थोड़ा सा जब परिवर्तन हुआ 1960 के दशक में, तो एक रूप देखा गया, कौन सा, उग्रवादी स्वरूप का देखा गया, जिसमें एक बुक है द फेमिनिन मिस्टेक जो कि 1965 में प्रकाशित हुई थी। ये किसकी बुक है, बेटी फ्रीडन की, याद रखिएगा, बेटी फ्रीडन की बुक है द फेमिनिन मिस्टेक जो कि 1965 में पुस्तक ये हुई थी। इसमें जो महिलाओं की समस्याओं के बारे में बताया बेटी फ्रीडन ने कि महिलाओं की क्या क्या समस्याएं होती हैं। उसके अलावा इनकी जो ये पुस्तक है ये नारीवादियों की बाइबिल भी मानी जाती है, ठीक है। बेटी फ्रीडन की ये जो पुस्तक है ये नारीवादियों की बाइबिल भी मानी जाती है। और इनका मानना है कि मनोवैज्ञानिक रूप से महिलाओं को इतना हतोत्साहित कर दिया जाता है कि महिलाएं घर से बाहर अपने आप को असुरक्षित समझती हैं। उनकी सोच इस तरह बना दी जाती है कि वो घर में ही संरक्षित की जाती हैं। मतलब इन्होंने अपनी जो बुक में लिखा तो बताया महिलाओं की समस्याओं के बारे में, और बताया कि महिलाओं को इतना हतोत्साहित कर दिया जाता है कि वो अपने आप से घर से बाहर निकल ही नहीं पाती, वो घर में ही अपने आप को सुरक्षित समझती हैं और घर के कामों में ही रहती हैं और पुरुषों द्वारा उन पर अत्याचार किया जाता है। ये सब चीज़ें बेटी फ्रीडन की इस बुक में लिखा गया। और इस बुक को भी याद रखिएगा, ये बुक जो है ये नारीवादियों की बाइबिल भी कही जाती है। तथा बेटी फ्रीडन ने 1966 में एक महिला संगठन नेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर वुमेन का भी निर्माण किया। इसी से प्रेरणा लेकर महत्वपूर्ण नारीवाद कैट मिलेट ने अपनी एक पुस्तक लिखी जो कि 1970 में प्रकाशित हुई थी। उसका नाम था सेक्सुअल पॉलिटिक्स, ठीक है। तो बेटी फ्रीडन जिन्होंने एक महिला संगठन चलाया उससे प्रभावित हुई, कौन, केट मिलेट, और उन्होंने भी अपनी एक पुस्तक लिखी जो कि महिलाओं पे ही लिखी गई थी, 1970 में प्रकाशित हुई, जिसका नाम क्या था, सेक्सुअल पॉलिटिकल्स, ठीक है। ये बुक, और इसमें जो कैट मिलेट ने बताया कि स्त्री पुरुष के संबंधों का जो मामला होता है वो कैसा होता है, राजनीतिक होता है। तो सेक्सुअल पॉलिटिक्स पुस्तक किसकी थी, कैट मिलेट की थी, जिसमें इन्होंने बताया कि स्त्री पुरुष का जो संबंध होता है वो कैसा होता है, राजनीतिक होता है। और अगर इसको समझते हैं तो इन्होंने बताया कि जहाँ संघर्ष ना हो वहाँ संघर्ष उत्पन्न किया जाए, और जहाँ संघर्ष है वहाँ से इसे समाप्त किया जाए। ये क्या होती है, ये होती है आपकी पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स यही होता है ना कि जहाँ संघर्ष नहीं होता वहाँ संघर्ष उत्पन्न कर दिया जाएगा, और जहाँ संघर्ष होगा वहाँ समाप्त किया जाएगा। और इसी विचारधारा को लेकर के इन्होंने कैट मिलेट ने अपनी पुस्तक भी लिखी थी। तथा उग्रवादी नारीवादियों के अगर अन्य जो पुस्तकों के बारे में बात किया जाए कि कौन कौन सी लिखी गई हैं इस विचारधारा पे, तो द डायलेक्टिक ऑफ सेक्स, ये देखिए लिखी है, फायरस्टोन की है, ठीक है, गैरी की फीमेल इनहेंस है, उसके बाद हिडन फॉर हिस्ट्री सेलिल की है, रॉपथम की है। तो आप इन सब चीज़ों को नोट डाउन कर लीजिएगा और इसे पढ़ लीजिएगा। उसके अलावा अन्य, अब नारीवादी सिद्धांत को समझते हैं। तो उग्रवादी नारीवादियों ने एक ऐसे समाज की कल्पना की जिसमें पुरुषों का कोई भी हस्तक्षेप ना हो। तो उग्रवादी क्या थे, ये पुरुषों से, मतलब पुरुष का कोई भी हस्तक्षेप ना हो, नारी स्वतंत्र है, ये बात कही गई। परंतु इससे स्थिति और भी खराब होने लगी। इस कारण परिवार में बिखराव, तलाक, नशाखोरी, ड्रग्स आदि आपराधिक कार्यों में वृद्धि हुई। और फिर दोबारा उन्हीं लेखकों और विचारकों ने रेडिकल नारीवाद का समर्थन किया कि उग्रवादी नारीवाद का ही समर्थन किया और परिवार का समर्थन किया। तथा मुख्य रूप से इसमें कौन थी, बेटी फ्रीडन और जर्मेनियन गियर, ये सब लोगों ने इनका फिर से समर्थन किया। और उसके अलावा इस अगर काल की, उत्तर नारीवाद के काल की अगर हम देखें कि कौन कौन सी बुक फेमस है उनको देख लेते हैं। तो द सेकेंड स्टेज जो कि बेटी फ्रीडन की है, ठीक है, एक आपको ऊपर अभी बुक हमने बताई बेटी फ्रीडन की, उसे भी नोट डाउन कर लीजिएगा। दूसरी है द सेकेंड स्टेज, ये भी इन्हीं की है, ये उत्तर नारीवाद से संबंधित है। और दूसरी बुक है सेक्स एंड डेस्टिनी जो कि जर्मन प्रीत की है, तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके अलावा अगर समझें तो इसे मार्क्सवादी या समाजवादी नारीवाद कहते हैं।
तो मार्क्सवादी या समाजवादी नारीवाद क्या बिलीव करता है, ये क्या विश्वास करता है फेमिनिज्म, तो इस चीज को समझते हैं। तो इस विचारधारा के अंतर्गत मार्क्स का मानना था कि पूंजीवादी प्रणाली नारियों की अधीनता की अनिवार्य शर्त है। एंजल्स का मानना था कि स्त्री पुरुष का संबंध निजी संपत्ति पर आधारित होता है। ठीक है, एंजल्स मानते थे कि स्त्री और पुरुष का संबंध कैसा होता है, निजी संपत्ति पर आधारित होता है। पुरुष स्त्री को निजी संपत्ति मानते जो रहने और खाने के एवज में उत्तराधिकारी की व्यवस्था की व्याख्या करते हैं। ठीक है, एंजल्स मानते थे कि निजी संपत्ति मानता है पुरुष स्त्री को और उन्हें खाने रहने की व्यवस्था करते हैं, उसके बदले में स्त्री उन्हें क्या कर देती है, उत्तराधिकारी देती है। ये मानना था मार्क्सवादी का। ठीक है, मार्क्सवादी मानते थे कि पूंजीवादी महिलाओं की एक स्थिति के लिए जिम्मेदार है, उनका आहक्षेप पूंजीवादी व्यवस्था पर ही है। तथा इसके विपरीत अगर समाजवादी नारीवाद के बारे में समझे, ठीक है, मार्क्सवादी क्या वो संपत्ति समझते थे, वहीं इसके विपरीत समाजवादी नारीवाद के बारे में माने तो महिलाओं कमजोर वर्ग के रूप में थी। ठीक है, और सेक्सुअलिटी तथा बौद्धिकता रूप जो उनका था तथा जेंडर रिलेशन और प्रभुत्व तथा अधीनता पर आधारित था। ठीक है, महिलाएं बहुत ज़्यादा कमजोर, समाजवादी नारीवादी मानते थे कि महिलाएं जो होती हैं वो कमजोर वर्ग के रूप में होती हैं और सेक्सुअलिटी, बौद्धिक रूप तथा जेंडर रिलेशन, प्रभुत्व और अधीनता पर ही आधारित होती हैं जो महिलाएं होती हैं। इसी कारण समाजवादी नारीवादियों का प्रमुख लक्ष्य यह है कि महिलाओं का सशक्तिकरण होना चाहिए, कि एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। ठीक है, समाजवादी नारीवादी क्या कहते थे कि महिलाओं का क्या होना चाहिए, सशक्तिकरण होना चाहिए। उसके अलावा अगर समझे उत्तर आधुनिक नारीवाद, पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म क्या था, तो अगर हम प्राचीन परंपरा और रूढ़िवादी मान्यताओं को प्राचीनता तथा परंपरागतता के साथ जोड़ते हैं तो आधुनिकता से तात्पर्य विज्ञान व तकनीकी की विकास, धर्मनिरपेक्षता और नगरीकरण आदि को शामिल किया जाता। परंतु आज एक नए प्रकार की धारा चल रही है जो परंपरा तथा आधुनिकता को एक साथ जोड़कर चल रही है और इसी को उत्तर आधुनिकता की संज्ञा दी जाती है। मतलब ट्रेडिशनल भी और मॉडर्न भी। इन ट्रेडिशनल और मॉडर्न जब दोनों मिलता है तो क्या होता है, पोस्ट मॉडर्न बनता है। उसी तरह उत्तर आधुनिक नारीवादियों के अनुसार इनके विचार 3 श्रेणियों में थे। एक तो एनिशियंट प्राचीन, दूसरा मिडवल मध्य और तीसरा आधुनिक मॉडर्न। तो इनके जो सिद्धांत थे कि इनका क्या मानना था, तो वो तो इन्होंने 3 श्रेणियों में रखा कि प्राचीन काल में महिलाओं की स्थिति क्या थी, मध्यकाल में क्या थी और आधुनिक काल में क्या है। इस तरह से इन्होंने श्रेणियों में विभाजित किया। तथा उत्तर आधुनिकता यह मानकर चलता है कि कुछ भी सार्वभौमिक या यूनिवर्सल नहीं है, क्योंकि समय तथा परिस्थितियों के साथ सभी विचार धारणाएं बदलती रहती। इसका तात्पर्य यह है कि एक शब्द का अर्थ भी समय और परिस्थितियों के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तो उत्तर आधुनिकतावाद से जो भी नारीवाद हो या कोई भी कॉन्सेप्ट हो, वो ये मानता है कि कोई भी चीज़ यूनिवर्सल नहीं है, सार्वभौमिक नहीं है, क्योंकि हो सकता है आज के समय और परिस्थितियाँ कुछ और हैं, आज के विचार और धारणाएं कुछ और हों, आगे चल के परिस्थितियाँ और समय बदलता है तो विचार और धारणाएं भी बदलती हैं। उसी तरह महिलाओं की स्थिति भी बदलती है। ये मानना था उत्तर आधुनिकतावादी फेमिनिस्ट के जो भी विचारधारक थे। ठीक है, उसके अलावा वहीं अगर सांस्कृतिक नारीवाद जिसे कल्चरल फेमिनिज्म बोलते हैं, तो इसमें जो सिद्धांतकार थे इनका ये मानना था कि स्त्रियों की जो स्थिति होती है वो सांस्कृतिक सापेक्षवाद के रूप में होती है। जैसे अगर बात किया जाए, इस चीज़ को समझे, अमेरिका की महिलाओं की समस्या क्या होती है, क्लब जाने की होती है। वहीं अफ्रीकन के जो कि काफ़ी पिछड़ा है, वहाँ महिलाओं की क्या समस्या होती है, शिक्षा पाने की। तो सांस्कृतिक सापेक्षवाद मतलब एक दूसरे के अलग अलग सांस्कृतिक, जैसे संस्कृति होगी वैसे वहाँ महिलाओं की स्थिति होगी। इन सब चीज़ों के बारे में बात की गई है। वैसी ही समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। ठीक है, उसके अलावा अगर समझते हैं पर्यावरणीय नारीवाद जिसे इको फेमिनिज्म बोलते हैं, तो प्रकृति और महिलाओं की समानता अनेक नारीवादी लेखिका और विचारक द्वारा बताए गए हैं, जैसे वंदना शिवा, सुनीता नारायण, मेधा पाटेकर। ये सब कौन थी, पर्यावरणीय नारीवाद। मतलब पर्यावरण से अगर जागरूक होकर के कोई ऐसे कदम उठाती हैं, कोई ऐसी महिलाएं प्रकृति को बचाने की बात करती हैं, तो उनको किसके अंतर्गत रखा जाएगा, पर्यावरणीय नारीवाद या इको फेमिनिज्म माना जाएगा। जो कि प्रकृति के सर्वाधिक महिलाएं निकट होती हैं, उन्हें क्या बोलेंगे, पर्यावरणीय नारीवादी या इको फेमिनिज्म बोलेंगे। बस इतना सा आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, आइए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में बात की जा रही है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बुक की नाम दिया गया, उसके आगे महिलाओं के जो कि लेखिका रही हैं, समाजशास्त्री रही हैं, उनके बारे में बात किया गया। तो ऑप्शन ए है महिलाएं और संघर्ष, उसके आगे दिया गया संघमित्रा चौधरी। ऑप्शन बी है महिलाएं और नातेदारी, उसके आगे है लीला दुबे। ऑप्शन सी है लैंगिक असमानता और कानून, उसके आगे है
फ्लेविया एग्नेस, या ऑप्शन डी है लिंग और भूमि अधिकार, उसके आगे लिखा है वंदना शिवा। तो कौन सी ऐसी लेखिका है जो कि उससे संबंधित बुक से नहीं है, वो उनकी बुक नहीं है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा ऑप्शन डी, लिंग और भूमि अधिकार। ये वंदना शिवा की ना होकर के किसकी है, बीना अग्रवाल की है। ठीक है, बीना अग्रवाल की है, ये वंदना शिवा की नहीं है। लिंग और भूमि अधिकार किसकी है, बीना अग्रवाल की है। वहीं लैंगिक असमानता और कानून किसकी है, फ्लेविया इग्नेस की है। महिलाएं और नातेदारी किसकी है, लीला दुबे की है। और महिला और संघर्ष किसकी है, संघमित्रा चौधरी। देखिए, संघर्ष संघमित्रा चौधरी, नातेदारी और महिलाएं लीला दुबे। ठीक है, लैंगिक असमानता और कानून फ्लेविया इग्नेस। वहीं लिंग और भूमि अधिकार, मतलब लिंग मतलब महिलाओं का क्या भूमि अधिकार है, ऐसे ध्यान रख लीजिए, तो बीना अग्रवाल, ना कि वंदना शिवा। तो आपका जो पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 में बात की जा रही है कि इको फेमिनिज्म का भारत में विकास का परिणाम था। इको फेमिनिज्म ऊपर अभी हमने आपको बताया भी था क्या होता है। ऑप्शन ए, चिपको आंदोलन में महिला सहभागिता का। ऑप्शन बी, स्वतंत्रता आंदोलन में महिला सहभागिता का। ऑप्शन सी, दांडी यात्रा में महिला सहभागिता का। या ऑप्शन डी, लोकपाल आंदोलन में महिला सहभागिता का। तो इको फेमिनिज्म क्या होता है, तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा आपका आंसर ऑप्शन ए सही रहेगा, चिपको आंदोलन में महिला सहभागिता। ठीक है, चिपको आंदोलन मतलब पर्यावरण को बचाने के लिए जो भी महिलाएं आगे आई, जिन्होंने पर्यावरण और अपने आप को एक दूसरे से बहुत करीब पाया, प्रकृति के लिए बहुत सारी आवाज़ उठाई, उन महिलाओं को क्या कहेंगे, इको फेमिनिज्म के अंतर्गत रखेंगे। तो चिपको आंदोलन में महिला सहभागिता, ये जो आपका आंसर सही होगा। ठीक है, अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में बात की जा रही है कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित हुआ। ऑप्शन ए 1949 में, ऑप्शन बी 1950 में, ऑप्शन सी 1948 में, या ऑप्शन डी 1952 में। तो यहाँ पे बात की जा रही है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, तो यहाँ पे आंसर रहेगा ऑप्शन सी, 1948 में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम पारित हुआ। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा क्योंकि ये पूछे हुए प्रश्न है। आइए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बात की जा रही है, ये बुक की नाम दिया गया है, एक पुस्तक की नाम दिया गया है, प्लूरलिज्म इक्वलिटी एंड आइडेंटिटी। ये जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन ए, टी.के. ओमन द्वारा। ऑप्शन बी, गेल ओमवेद द्वारा। ऑप्शन सी, ल्यूइस ड्यूमा द्वारा। या ऑप्शन डी, एन.के. बोस द्वारा। प्लूरलिज्म इक्वलिटी एंड आइडेंटिटी पुस्तक जो है ये आंसर रहेगा ऑप्शन ए, टी.के. ओमन के द्वारा लिखी गई। ठीक है, ये बुक किसके द्वारा, इक्वलिटी एंड आइडेंटिटी, टी.के. ओमन के द्वारा लिखी गई, और ये भी बुक पूछी गई है। ठीक है, तो अब इनकी हो सकता है कि इनसे इनकी और अन्य पुस्तक पूछी जाए, तो आप इनकी कुछ अन्य पुस्तक के बारे में और ये कहाँ से बिलोंग करते थे ये सब थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो देखिए, टी.के. ओमन के अगर जन्म की बात की जाए 16 अक्टूबर 1937 को कहाँ पे हुआ था, ये त्रमाण को केरी कट्टू परिवार में हुआ था। ठीक है, और इनके पिता का नाम के.एम. कोसी था, तथा ये जो थे ये बेसिकली अगर बात किया जाए कि कहाँ से संबंधित थे, तो ये केरल से संबंधित है। ठीक है, इनकी प्रारंभिक शिक्षा भी वहीं पर हुई थी, तथा इन्होंने अर्थशास्त्र से बीए किया हुआ था, और जो कि और पुणे विश्वविद्यालय से इन्होंने समाजशास्त्र में एमए किया हुआ। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, तथा पुणे विश्वविद्यालय से ही इन्होंने डॉक्टरेट की भी उपाधि हासिल किया। तथा इनकी जो बुक थी जिसपे इन्होंने पीएचडी प्राप्त किया था वो कौन सी थी, करिश्मा थी। करिश्मा स्थिरता पर इन्होंने पीएचडी की अपनी पूरी किया था, इन्होंने अपनी पीएचडी पूरी किया था। उसके अलावा इन्होंने प्रोफेसर वाई.बी. दामले के देखरेख में भारत में भूदान ग्राम दान आंदोलन का भी विश्लेषण किया, और वर्तमान में अगर बात की जाए तो हरियाणा में नेशनल मीडिया कैंपस गुड़गांव में ये रहते हैं। और इनकी अगर अन्य जो बुक की बात किया जाए तो वो हम आपको कुछ बता दे रहे हैं, बाकी बहुत सारी लिखी हैं, आप उन्हें पढ़ लीजिएगा। जैसे कि देखिए, करिश्मा स्टेबिलिटी एंड चेंज, इसके इस विषय पे इन्होंने इससे ही पीएचडी इन्होंने अपनी पूरी की थी। दूसरी है इनकी डॉक्टर्स एंड नर्सेस, इनकी बुक है। तीसरी है सोशल ट्रांसफॉर्मेशन इन रूरल इन इंडिया, ये भी इनकी बुक है। उसके अलावा देखिए इनकी कई सारी बुक्स लिखी हुई हैं, इन्हें आप ले लीजिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा और एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जैसे कि इनकी सोशियोलॉजी फॉर वन वर्ड, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, इसे भी याद रखिएगा। ठीक है, तो सारी ये बुक्स आप एक जगह नोट डाउन करके एक दो बार इन्हें पढ़ लेंगे तो आराम से आपको याद हो जाएंगे। उसके अलावा टी.के. ओमान को क्या क्या पुरस्कार मिले उसको भी जान लेते हैं।
जैसे कि इन्हें VK RV राव पुरस्कार मिला, ठीक है। उसके अलावा GS घुरिया पुरस्कार भी मिला है, स्वामी परवानंद पुरस्कार भी मिला है, जो कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नई दिल्ली के द्वारा दिया जाता है समाजशास्त्र के क्षेत्र में, ठीक है। तो ये सब इन्हें पुरस्कार मिले हैं, तो इसकी आप PDF लेके पढ़ लीजिएगा। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, इसमें पूछा जा रहा है कि निम्न में से किसने जाति स्त्रीकरण में श्रेणी क्रम की अवधारणा को प्रभाषित किया या प्रारंभ किया। ऑप्शन ए MN श्रीनिवास, ऑप्शन बी लुइस ड्यूमा, ऑप्शन सी SC दुबे या ऑप्शन डी FG बेली। तो किसने जाति स्त्रीकरण या श्रेणी क्रम की अवधारणा को प्रारंभ किया। तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा ऑप्शन बी लुइस ड्यूमा ने जाति स्त्रीकरण में श्रेणी क्रम की अवधारणा को प्रारंभ किया था। अब आइए जाति से संबंधित कुछ जैसे अवधारणाओं को जानते हैं, जिसको किसने दिया है, बस वही पूछा जाता है। जैसे इसमें पूछ लिया गया कि इस अवधारणा को, जाति स्त्रीकरण में श्रेणी क्रम की अवधारणा को किसने दिया, लुइस ड्यूमा ने। उसी से जाति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी जान लेते हैं। जैसे कि देखिए जाति व्यवस्था संबंधी महत्वपूर्ण बिंदु, इन्हें याद रखिए, इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। जैसे कि बात किया जाए उपजाति की अवधारणा किसने दी, तो उपजाति की अवधारणा घुरिये और DN धनाग्रे ने दी। उपजाति की अवधारणा किसने दी, घुरिये ने और DN धनाग्रे ने दी। वहीं अगर बात किया जाए जाति प्रथा पर महत्वपूर्ण अध्ययन किसने किया, तो घुरिये ने और मजूमदार मदान ने किया, ठीक है। और 1850 में जाति निर्योग्यता उन्मूलन संबंधी नियम भी पारित हुआ। तो जाति निर्योग्यता उन्मूलन संबंधी नियम कब पारित हुआ था, 1850 में। और जाति प्रथा पे अगर पूछा जाए कौन सा ऐसा गवर्नर जनरल था जिसने जाति प्रथा पे ध्यान दिया, तो कौन था, वॉरेन हेस्टिंग था। और उसके अलावा FG बेली ऐसे पहले मानवशास्त्री थे जिन्होंने जाति एवं भू सामर्थ्य के बीच के संबंध को अपने अध्ययन का विषय बनाया। हट्टन ने भारत में जातियों की संख्या कितनी बताई थी, ये भी पूछा गया प्रश्न है, PGT में पूछा गया था, ठीक है। 2993 बताई है। हट्टन ने भारत में जातियों की संख्या कितनी बताई है, 2993 बताई है। वहीं घुरिये ने कितना बताया है, 2000 के ऊपर बताई है, ठीक है। उसके अलावा अगर जाति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझे, तो मैक्स वेबर ने जाति को एक परिस्थिति समूह के रूप में माना है। और वहीं रजनी कोठारी ने कायस्थ, श्रीवास्तव, क्षत्रिय, ब्राह्मण आदि उच्च जातियों की राजनीति को खाईबंद की राजनीति बोला है, ठीक है। किस किस जाति के, कायस्थ, श्रीवास्तव, क्षत्रिय, ब्राह्मण आदि जो उच्च जातियों की राजनीति होती है उसे क्या बोला है इन्होंने, खाईबंद की राजनीति बोला। किसने, रजनी कोठारी ने। वहीं जाति, भारत में जाति प्रथा को मुख्य रूप से गैर प्रतियोगी व्यवस्था किसने बोला है, तो एडमंड लीच और पैले ने, ठीक है। एडमंड लीच और पैले ने क्या बोला है, भारत में जाति प्रथा मुख्य रूप से गैर प्रतियोगी व्यवस्था है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में जाति प्रथा मुख्य रूप से गैर प्रतियोगी व्यवस्था है, ये किसने बोला है, तो एडमंड लीच और पैले ने बोला है। और जो क्वेश्चन में आया था, लुइस ड्यूमा ने जाति प्रथा को सोपान तंत्र एवं संस्करण के माध्यम से समझाया है। तथा JS मिल ने 19वीं शताब्दी में जाति प्रथा पाई जाती है, ये बात बताया है इंग्लैंड में। वहीं घुरिये ने जातिवाद को समाप्त करने के लिए अंतरजाति विवाह कराने पर बल दिया। घुरिये ने क्या बोला कि जातिवाद को अगर समाप्त करना है तो अंतरजाति विवाह कराया जाए, तभी जातिवाद क्या होगा, समाप्त हो पाएगा। वहीं मैकियम मेरिट ने भारत और पाकिस्तान के 5 क्षेत्रों में जाति संस्करण का अध्ययन किया। तो अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में 5 क्षेत्रों में जाति संस्करण का अध्ययन किसने किया, मैकियम मेरिट ने किया। और हेरोल्ड गोल्ड ने जाति के 3 पक्ष बताए, धर्मनिरपेक्षता, एकीकरण और वैचारिकी पूर्ण, ठीक है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, एक वन लाइनर में ही पूछा जा सकता है। जैसे कि किसने जातिवाद को समाप्त करने के लिए अंतरजातीय विवाह कराने कि किसने जातिवाद को समाप्त करने के लिए अंतरजातीय विवाह कराने पर बल दिया, तो घुरिये ने किया। भारत और पाकिस्तान के 5 क्षेत्रों के बीच जाति संस्करण का अध्ययन किसने किया, मैकियम मेरिट ने किया। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इस चीज़ को भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। आइए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो इसमें बात किया जा रहा है दैव निर्देशन पद्धति से चयनित निर्देशन की क्या विशेषता है। ऑप्शन ए, यह संपूर्ण का औसत नहीं है। ऑप्शन बी, यह प्रतिनिधि होगा। ऑप्शन सी, यह समष्टि के सदस्य नहीं होगा। या ऑप्शन डी, उक्त सभी। तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा ऑप्शन डी, उक्त सभी आंसर होगा, ठीक है। दैव निर्देशन पद्धति में चयनित निर्देशन की क्या विशेषता है, तो ये सारी विशेषताएं हैं। तो अब हम समझते हैं कि दैव निर्देशन पद्धति होता क्या है। निर्देशन के सभी प्रकारों में दैव निर्देशन भी बहुत अधिक प्रचलित है। क्यों, क्योंकि इसमें जो होता है किसी प्रकार का पक्षपात या झुकाव की संभावना नहीं होती है और इसमें सभी इकाइयों के समान अवसर
प्रदान किया जाता है, मतलब सभी जो इकाइयां होती हैं उनके चुने जाने की संभावना होती है, इसीलिए इसे दैव निर्देशन पद्धति कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो होता है, ये इकाइयां जो होती हैं वो चुनाव जो होता है वो मनुष्य के हाथ में नहीं होता बल्कि दैव योगों के हाथ में होता है। मतलब इसमें सभी एक साथ चुने जाने की कि जो इकाइयां चुनी जाती है वो एकदम निष्पक्ष चुनी जाती हैं और वो दैव योग पर निर्भर होती है, ना कि मनुष्य के हाथ में, इसीलिए इसे दैव निर्देशन बोलते हैं। उसके अलावा दैव निर्देशन की बात करें कि कौन कौन सी चयन पद्धतियां हैं, तो पहली है लॉटरी प्रणाली, जैसे कि आप जानते ही हैं कि बहुत अलग अलग नाम लिखे जाते हैं और फिर एक झोले या बर्तन में डाल दिया जाता है, फिर किसी के चुने जाने की संभावना होती है। तो ये क्या होता है? ये एक दैव निर्देशन होता है। तो एक पहला होगा लॉटरी प्रणाली जो कि दैव निर्देशन चयन पद्धति के अंतर्गत आती है। दूसरी है कार्ड अथवा टिकट प्रणाली, ये आप इसे पढ़ लीजिएगा, हम इसे बताएंगे नहीं, ठीक है। ये सब दैव निर्देशन पद्धति की है, चयन करने वाली प्रणाली है, ठीक है, कार्ड अथवा टिकट प्रणाली। उसके अलावा नियमित अंकन प्रणाली, ये भी दैव निर्देशन के अंतर्गत आती है। और चौथा है अनियमित अंकन प्रणाली और पांचवा है ग्रिड पद्धति। ये सभी जो है ये दैव निर्देशन के अंतर्गत आती है। इसमें सभी इकाइयों की चुने जाने की संभावना रहती है और एकदम ये निष्पक्ष होती है। बस इतना सा ध्यान रखिएगा, बाकी हमने जो लिखा हुआ है ये आप PDF लेके पढ़ लीजिएगा। उसके अलावा अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में बात किया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने ग्रामीण अथवा शहरी भारत में परिवर्तनों को मूल्यांकित करने के परंपराओं की 6 स्तरीय वर्गीकृत किया है, ठीक है। किसने परंपराओं को 6 स्तरीय वर्गीकृत, मतलब परंपराओं को 6 भागों में किसने बांटा है? ग्रामीण व शहरी भारत में परिवर्तन जब आया तो उसको मूल्यांकन किया, उसके आधार पर परंपराओं को 6 आधार पर बांटा है। ऑप्शन ए MN श्रीनिवास, ऑप्शन बी SC दुबे, ऑप्शन सी योगेंद्र सिंह या ऑप्शन डी पोकोक। तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा ऑप्शन बी सही रहेगा। SC दुबे ने परंपराओं को 6 स्तरीय वर्गीकृत किया है, ठीक है, 6 भागों में परंपराओं को बांटा है। तो अब आइए SC दुबे ने जो 6 परंपराओं को बांटा है इसको भी समझ लेते हैं कि कौन कौन सी परंपराएं हैं। तो देखिए, प्रोफेसर दुबे का मानना है कि भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में केवल लघु या व्यर्थ परंपराओं के आधार पर परंपराओं को नहीं समझा जा सकता, ठीक है। इसको समझने के लिए इन्होंने परंपराओं को कितने भागों में बांटा है? 6 भागों में। कौन कौन सी है? नंबर 1 शास्त्रीय परंपरा, नंबर 2 राष्ट्रीय आविर्भावीय परंपरा, नंबर 3 क्षेत्रीय परंपरा, नंबर 4 स्थानीय परंपरा, नंबर 5 पश्चिमी देशों की परंपरा और नंबर 6 सामाजिक समूह की स्थानीय उप संस्कृति की परंपरा। तो ये परंपराएं भी याद रखिएगा। हो सकता है कि ऑप्शन में दे करके कि कौन सी एक SC दुबे की परंपरा में शामिल नहीं है, ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो इन परंपराओं को याद रखिएगा, शास्त्रीय, राष्ट्रीय आविर्भाव, क्षेत्रीय, स्थानीय, पश्चिमी देश और सामाजिक समूह की स्थानीय उप संस्कृति की परंपरा। तो जो प्रोफेसर दुबे थे ये मानते थे कि प्राचीन समय से चली आ रही शास्त्रीय परंपराओं का उल्लेख किया गया है। जो प्राचीन समय में चली आ रही है वो किसमें है? परंपराएं शास्त्रीय परंपराओं के अंतर्गत रखा है। वहीं स्वतंत्रता आंदोलन के समय राष्ट्रीय भावना जागृत करने के लिए राष्ट्रीय परंपराओं का वर्णन किया गया, ठीक है। राष्ट्रीय आविर्भाव की परंपरा में क्या है? स्वतंत्रता आंदोलन के समय पे जो चीजें देखी गई थी उसे किसके अंतर्गत रखा गया? राष्ट्रीय परंपरा के अंतर्गत रखा गया है। वहीं विभिन्नता को प्रांतीय परंपरा के अंतर्गत रखा। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान यहाँ की जीवन शैली पाश्चात्य परंपराओं को प्रभाव को दिखाती है। वहीं स्थानीय परंपरा के अंतर्गत छोटे छोटे अनेक उप समूह में पृथक अस्तित्व को स्वीकारा है। तो इन 6 में इन्होंने किस किस परंपरा को रखा गया है उस चीज की भी यहाँ पे बात की गई है। तो आप इसको पॉज करके एक बार पढ़ भी लीजिएगा। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, विचलन के संदर्भ में निराशा आक्रामकता सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन ए लोम्ब्रोसो, ऑप्शन बी दुर्खिम, ऑप्शन सी जॉन डोलार्ड या ऑप्शन डी पॉल ब्रोका। तो निराशा आक्रामकता सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आंसर आएगा ऑप्शन सी, जॉन डोलार्ड ने निराशा आक्रामकता सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो अब आइए समझ लेते हैं निराशा आक्रामकता सिद्धांत के बारे में थोड़ा बहुत। देखिए, फ्रस्ट्रेशन या आक्रामकता जिसे बोलते हैं परिकल्पना, ठीक है। तो ये जो सिद्धांत है इसे जॉन डोलार्ड, नील मिलर, लियोनार्डो
और वल्मोवर और रॉबर्ट शियर्स के द्वारा 1939 में प्रस्तावित किया गया था। और इसमें क्या बात किया गया, आक्रामकता क्या होता है, जब हम कोई लक्ष्य प्राप्त करते हैं और उस लक्ष्य के प्रयासों के बीच में कुछ अवरुद्ध हो जाता है या कोई निराशा आ जाती है, तो बीच में जो परिणाम आता है उसे क्या बोलते हैं, उसे ही आक्रामकता बोलते हैं या निराशा बोलते हैं। और ये आक्रामकता या निराशा जो होता है विचलन की ओर ले जाता है। ये मतलब इतना सा बेसिकली आप समझ लीजिए कि इतना सा कहना था इसमें आक्रामकता सिद्धांत में कि जब कोई हम लक्ष्य प्राप्त करते हैं या प्रयास करते हैं, वो जब अवरुद्ध हो जाता है या कोई निराशा आ जाती है, तो निराशा आक्रामकता सिद्धांत इसी को बताया कि इससे हम क्या होते हैं, विस्थापन आता है या विचलन आता है मनुष्य के व्यवहार में। तो इस सब चीज़ों को इन्होंने किया था और इसकी कई चरणों में व्याख्या किया था। ठीक है, इन सब चीज़ों को बस इतना सा ध्यान रखिएगा, लक्ष्यों को प्राप्त करने, या हो सकता है डेफिनेशन आ जाए कि लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जब अवरुद्ध होता है या निराशा आता है तो कौन से सिद्धांत का पालन किया जाता है। तो निराशा आक्रामकता सिद्धांत जिसको किसने दिया था, जॉन रोलार्ड ने दिया था, नील मिलर ने दिया था, लियोनार्ड डोब ने दिया था और वल्मोवर और रॉबर्ट शियर्स के द्वारा इसे प्रस्तावित किया गया था। ठीक है, आई होप आपको व्याख्या और क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।